बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नती और जहन्नुमी किसी तरीके से बराबर नहीं हो सकते। जन्नती लोग ही तो कामयाबी हासिल करने वाले हैं। अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पे नाजिल करते तो तुम देखते कि हमारे डर से झुका फटा जाता है। मिसालें हम लोगों के लिए बयान करते हैं ताकि वो गौर करें। सुबहान अल्लाह। मैं दुआ करती हूँ कि या अल्लाह तुम हमें इल्म में कसीर अता फरमा, हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, हुसूल इल्म में हमारे लिए आसानी मुहैया कर और रोज़े क़यामत हमें दाएँ हाथ वालों में शुमार कर। और जितने हमारे बुज़ुर्ग मरूमीन हैं उनकी मग़फ़िरत फ़रमा, जो हमारे साथी मरूमीन हैं उनकी मग़फ़िरत फ़रमा, आमीन। सिविल इंजीनियरिंग मटीरियल्स उस मटीरियल को कहा जाता है जिससे मुख्तलिफ़ किस्म की बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। मसलन बिल्डिंग्स हैं हाई राइज़, लो राइज़, रोड एंड हाईवे है, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स हैं, डैम्स, बैराजेस, डॉक्स एंड हार्बर्स, टनल्स, ऑयल रिग्स एट्सेट्रा। इंजीनियरिंग मटेरियल को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अर्थ स्ट्रक्चर को समझें। इस अर्थ स्ट्रक्चर में जो रेड कलर का हमें एरिया नज़र आ रहा है ये हमारा इनर कोर है जो कि मेटेलिक बॉल है। उसके ऊपर ऑरेंज कलर का हिस्सा जो है ये हमारा मेल्टेड फॉर्म में मैग्मा है। फिर हमारे दोनों मेंटल आ जाते हैं, लोअर मेंटल और अपर मेंटल। लोअर मेंटल जो है हार्ड रॉकी स्ट्रेटा है। अपर मेंटल फिर फर्दर दो लेयर्स में डिवाइड हो गया है जिसमें क्रस्ट और अपर मेंटल है। ऊपर की साइड पे लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर को लिथोस्फीयर इसलिए कहते हैं कि उसके ऊपर बहुत बेहिसाब लिथोस्टैटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जिसमें मेल्टेड फॉर्म में मैग्मा से रिलीज होने वाली गैसेस जो हैं ऊपर अपर मेंटल और लोअर मेंटल के ऊपर प्रेशर कर, और हमारा ऊपर सब अपर मेंटल और क्रस्ट का लोड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है जिसकी वजह से लिथोस्फीयर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और उसको थिन करता है जिसकी वजह से फॉल्ट्स और फोल्ड्स बनते हैं जिसमें रेन, स्नो और सनलाइट जो है वो लिथोस्फीयर को और चेंज कर देती है जिसकी वजह से रेन और स्नो की वजह से बड़े बड़े पहाड़ों के बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो टूट के नीचे जा गिरते हैं और दरियाओं के साथ बहते हुए जो है समंदर की तरफ जब वो आते हैं तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक फिनोमिना होता है। वो बारीक पार्ट्स में चेंज हो जाते हैं। इसीलिए समंदर के नज़दीक जितने भी शहर हैं वो फाइन और कोर्स एग्रीगेट पे बनाए हुए होते हैं। यही वजह है कि समंदर के नज़दीक बनाए हुए शहर जो हैं वो कंक्रीट पे बने होते हैं। जो हम समंदर से दूर जाते जाते हैं तो हम रेड ब्रिक्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करके उसी से कंस्ट्रक्शन करते हैं। कराची की कंस्ट्रक्शन ज़्यादातर कंक्रीट पे हुई हुई है जबकि हैदराबाद से लेके और पूरा पेशावर तक की जितनी कंस्ट्रक्शन है वो रेड ब्रिक पे की गई है। इसलिए कंक्रीट और रेड ब्रिक की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। साइड में हम सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल को इजीली देख सकते हैं जिसके अंदर स्टील है, कोर्स एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट है, सीमेंट है और ब्रिक्स है। इसके अलावा भी बहुत सारा मटेरियल जो कंस्ट्रक्शन में कॉमनली यूज़ होता है। वुड होती हैं डोर एंड विंडोज़ में, एलुमिनियम विंडोज़ होती हैं, ग्लास हैं, पीवीसी आजकल बहुत ज़्यादा जो है कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो रहा है। इन तमाम मटेरियल्स को हम लैब के अंदर स्टडी करेंगे। स्टील बार्स को जो है वो मशीनों पे चेक किया जाता है जिसके अंदर 360 डिग्री पे इनको टर्न करके इनकी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। फाइन एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट है, इनकी हार्डनेस है, ड्यूरेबिलिटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, सीव एनालिसिस है, एब्जॉर्प्शन है। इसके अलावा थ्योरी में हम बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ चुके होते हैं जिसमें स्टोन की टाइप्स हैं, उनकी हार्डनेस है, ड्यूरेबिलिटी है, कहाँ पे वो मिल जाते हैं, अवेबिलिटी है और इनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर वो ग्रेनाइट है तो कितना स्ट्रॉन्ग है, अगर वो सैंड स्टोन है तो कितना वीक है। ग्रेनाइट है तो कंस्ट्रक्शन में कहाँ यूज़ होता है, अगर हमारा सैंड स्टोन है तो वो कहाँ यूज़ हो रहा है। इसके अलावा लाइम स्टोन है, बहुत सारी टाइप हैं स्टोन्स। फिर सीमेंट है, उसकी टाइप है। लाइम स्टोन को किस तरीके से ब्लास्ट फर्नेस में गर्म करके उससे हम सीमेंट को तैयार करते हैं। अब लेबॉर्ट्री के अंदर हम इसको वाटर सीमेंट रेशो है, सीव एनालिसिस है, कंसिस्टेंसी है इसकी, इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट है। इसके अलावा ब्रिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ब्रिक्स जो है वो सैरेमिक्स में आती हैं, वो चीज़ें जो कि गर्म होकर बनाई जाती हैं उनको सैरेमिक्स कहते हैं। और इनकी जो है ना कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, ए बी सी, कौन कौन सी क्लास के हैं, उनकी स्टेबिलिटी को, उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को, उनकी वाटर एब्जॉर्प्शन को। फिर लाइम की प्रॉपर्टीज़ हैं कि लाइम को हम कहाँ पे एज ए बाइंडिंग एजेंट यूज़ करते हैं। जैसे सीमेंट को हम बाइंडिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं, इसी के तरीके से जो है वो लाइम को भी बाइंडिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। उसके भी बहुत ज़्यादा लेबॉर्ट्री टेस्ट हैं, वो भी लेबॉर्ट्री में किए जाते हैं। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल को हम कितनी मुख्तलिफ लैब्स में स्टडी करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल की लैब में करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की लैब में करते हैं, प्लेन रिइंफोर्स कंक्रीट की लैब में करते हैं। हर किस्म के मटेरियल की स्ट्रेंथ को, उसकी स्टेबिलिटी को देखते हैं। 148, 136 रेशो, किस तरीके से रेशो से हम जो ब्लॉक को डिज़ाइन करते हैं और फिर उसकी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। 7 डेज़, 14 डेज़ और 28 डेज़ पर मिक्स डिज़ाइन में किस तरीके से कंक्रीट को मेजर किया जाता है और फिर उससे ब्लॉक को डिज़ाइन करके उसकी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं।
बस यही समझ लें कि हर तरीके से ठोक बजा के स्ट्रेंथ को और हर चीज़ को मटेरियल की हम चेक कर लेते हैं। नंबर 6 है जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स लैब करेंगे, जिसके अंदर सीव एनालिसिस करेंगे फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट का, डेंसिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट दोनों की इंडिविजुअल निकालेंगे, वाटर एब्जॉर्प्शन करेंगे फाइन एग्रीगेट के लिए अलग, कोर्स एग्रीगेट के लिए अलग, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दोनों करेंगे, दोनों प्रैक्टिकल्स होंगे फाइन एग्रीगेट के लिए अलग, कोर्स एग्रीगेट के लिए अलग। इसके अलावा भी एग्रीगेट के ऊपर और बहुत सारे जो हैं प्रैक्टिकल्स किए जाते हैं जो कि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की लैब में करते हैं, जिसके अंदर हम इसकी हार्डनेस को देखते हैं, इम्पैक्ट वैल्यू को देखते हैं, ये सब इसके अंदर पता करेंगे। स्लाइड नंबर 7 है जिसके अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्रिक पता करेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक जाएगा और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मोटार देखेंगे जिसमें 1:6 का रेशो होगा, 1 सीमेंट होगा और 6 जो है वो फाइन एग्रीगेट होगा। इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ इम्पैक्ट रेजिस्टेंस ऑफ टाइल पता करेंगे, आइडेंटिफाई वेरियस टाइप ऑफ वुड देखेंगे, उसको देखकर ऑब्जर्व करेंगे कि किस टाइप की वुड है, लाइम की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो स्टडी करेंगे और उसके ऊपर टेस्ट करेंगे। साउंडनेस टेस्ट है, उसका विजुअल टेस्ट है, केमिकल टेस्टिंग ऑफ लाइम है, हाइड्रोलिक टेस्ट है, हीट टेस्ट है और बॉल टेस्ट है। स्लाइड नंबर 8 है जिसके अंदर सीव एनालिसिस के बारे में हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, जिसके अंदर ये बताया गया है कि कंक्रीट एक बहुत ही ऐसा मटेरियल है जिसको कि हम फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट के साथ बनाते हैं, जिसके अंदर के सीमेंट को जो है एज ए बाइंडिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। तो सीव एनालिसिस से ही हम इन दोनों एग्रीगेट्स को अलग-अलग करते हैं। जब हम एग्रीगेट को सीव करते हैं तो जो एक प्रॉपर सीव है जिसका नंबर है 4 नंबर सीव से जिस एग्रीगेट जो है पास हो जाता है उसको हम कहते हैं कि ये फाइन एग्रीगेट है, और जो सीव नंबर 4 के ऊपर ठहर जाता है, रिटेन हो जाता है, उसको हम कहते हैं कि ये कोर्स एग्रीगेट है। और इसी तरीके से इसको क्लासीफाइड किया जाता है और फिर इसकी प्रॉपर क्वांटिटी को जो है उसके अंदर एग्रीगेट में ऐड किया जाता है। सीव नंबर 4 से पास हो जाने वाले पार्टिकल्स को भी फर्दर और बहुत सारी सीव से पास किया जाता है ताकि हम ये देख पाएँ कि इसके अंदर कितने साइज़ के कितनी क्वांटिटी में पार्टिकल्स मौजूद हैं फाइन एग्रीगेट में। इसी तरीके से कोर्स एग्रीगेट के लिए भी जो है फर्दर और सीव से उनको पास किया जाता है ताकि हम उसमें से ये देख पाएँ कि किस किस साइज़ के और कितनी कितनी क्वांटिटी में पार्टिकल्स मौजूद हैं, ताकि हम ये देखें कि किस ग्रेड का एग्रीगेट है। स्लाइड नंबर 9 है जिसके अंदर बहुत सारी सीव्स नज़र आ रही हैं। सीव्स को बेसिकली जो है रनिंग इंच में या रनिंग एमएम में मेजर किया जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से डिस्टेंस को हम मीटर और किलोमीटर में मेजर करते हैं। अगर हम किसी प्लॉट को मेजर करते हैं तो हम स्क्वायर फिट में या स्क्वायर मीटर के अंदर मेजर करते हैं, लेकिन ये एक रनिंग इंच में इसको मेजर किया जाता है, यानी कि 1 इंच के अंदर कितने पार्ट्स हैं। फिलहाल मिसाल के तौर पे अगर हाफ की सीव है तो इसका मतलब ये कि इंच में 2 पार्ट्स किए गए। अगर 4 की है तो इसका मतलब ये कि 1 इंच में 4 पार्ट्स किए गए। फिर अगर इससे बड़ी इसके और अगर 8 की है तो इसका मतलब है 1 इंच के अंदर 8 पार्ट्स किए गए। अच्छा, इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि एक वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रही थी और दूसरी चीज़ जो है वो डिक्रीज़ हो रही होती है। बिल्कुल इसी तरीके से ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मिसाल के तौर पे 1 इंच के अंदर जो है नंबर अगर सीव नंबर बढ़ता जा रहा है, यानी कि 8 पार्ट्स कर दिए गए, तो सीव का साइज़ छोटा होता जा रहा है। इसका मतलब ये कि छोटे छोटे पार्ट्स होते जा रहे हैं उसके, और उसके अंदर से छोटे साइज़ का एग्रीगेट पास होगा। और अगर सीव नंबर छोटा है तो इसका मतलब ये है कि उसका जो साइज़ है वो बड़ा है और उसके अंदर से बड़े साइज़ के एग्रीगेट पास होंगे। स्लाइड नंबर 10 है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की सीव्स को दिखाया गया है। टॉप पे लेफ़्ट साइड पे जो डायग्राम है इसके अंदर देखें सीव्स दिखाई गई हैं, जिसके अंदर 4 सीव्स होंगी, 4 सीव्स होंगी। इसमें अंदर सैम्पल्स जो होंगे 5 जो हैं वो सॉर्ट आउट किए गए हैं, जिसके अंदर राइट पे जो है सबसे बड़ी साइज़ की सीव है जिसका नंबर जो है 4 होगा यकीनन, और इसके साथ जो एग्रीगेट रखा हुआ है ये इसके ऊपर रिटेन हो गया यानी कि ठहर गया है, और उसके बाद जो सैम्पल है ये इसके अंदर से पास हो गया है इसका ये सीव नंबर। और इसके बाद जो चारों होंगे ये फाइन एग्रीगेट में आ रहे हैं, और ये देखिए किस तरीके से छोटे और बारीक होते जा रहे हैं। राइट साइड की डायग्राम को देखिए, इसके अंदर कोर्स एग्रीगेट के बहुत सारे सैंपल दिए हुए हैं और फिर उनकी जो कि ग्रेडिएशन की हुई है कि कितने साइज़ के कितने पार्टिकल्स हैं। इसी तरीके से इसी डायग्राम के अंदर लेफ़्ट साइड पे ये दिखाया है कि फाइन एग्रीगेट के कितने साइज़ के कितने पार्टिकल्स मिल रहे हैं। फिर डायग्राम नंबर 3 में बहुत सारी टाइप की सीव्स दिखाई गई हैं, जिसमें हम साफ देख सकते हैं कुछ सीव्स के साइज़ बहुत ज़्यादा बड़े हैं और कुछ सीव्स के साइज़ बहुत ज़्यादा बारीक हैं। इसके अंदर 200 की भी सीव होती है जो कि जिससे कि हम सीमेंट को पास करके उसकी बहुत सारे टेस्ट करते हैं, सीमेंट की फाइनेंस को टेस्ट करते हैं,
11 है जिसके अंदर वो इंस्ट्रूमेंट जो कि सीव एनालिसिस में इस्तेमाल हो रहे हैं वो दिखाए गए हैं। एक वाइब्रेटर है जिसके अंदर 6 सीव्स लगी हुई हैं, बेस में उसके पैन है और टॉप पे उसके कैप लगा हुआ है। और फिर दूसरी साइड पे जो है बैलेंस है जिसके अंदर सीव एनालिसिस के बाद जो है एग्रीगेट सैंपल्स को चेक किया जाएगा वेट करके। स्लाइड नंबर 12 है जिसमें हमने एक सीव्स के सेट को लिया जो कि 4, 8, 16, 30, 50, 100 और एंड में एक पैन लगा हुआ है और टॉप पे इसके एक कैप है। ये फाइन एग्रीगेट का सीव सेट है। फिर 100 ग्राम का एक सैंपल लिया और हमने टॉप वाली 4 सीव्स के ऊपर रखा। 10 मिनट्स के लिए वाइब्रेटर को स्टार्ट किया। जब स्टॉप किया तो इसमें सारी सीव्स के ऊपर रिटेन होने वाले मटेरियल को हमने मेजर किया। वेट करते गए, उसका वेट हम लिखते चले गए। फिर उसको क्यूमुलेट किया। मटेरियल रिटेन वाले कॉलम में देखिए 20.5 है, फिर 50 है, फिर इस तरह ग्रेजुअली ये रिटेन हुआ है। फिर इसकी परसेंटेज निकाल ली जो रिटेन हुआ है। फिर क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन है जो कि एक के अंदर एक वेट को हम ऐड करते चले गए, इससे हमने निकाली है। स्लाइड नंबर 13 है जिसमें इसी प्रैक्टिकल को दोबारा किया गया है, जिसमें सीव्स का सेट दिया गया है जिसमें 4, 8, 10, 12, 16, 30, 50, 100 और एंड में पैन है। फिर 2 kg के एक सैंपल को रख के लिया, वेट करके लिया गया है। फिर इसको सीव नंबर 4 के ऊपर रखे और फिर उसको वाइब्रेटर से वाइब्रेट किया है। फिर 10 मिनट्स के बाद स्टॉप करके इसके वेट को चेक किया है। कॉलम नंबर 2 के अंदर वेट रिटेन है। कॉलम नंबर 3 के अंदर क्यूमुलेट किया है इसे। फिर क्यूमुलेटिव जो है परसेंटेज निकाली है। सबसे आखिर के कॉलम के अंदर जो है ना पासिंग, इसके अंदर जो है ना क्यूमुलेटिव पासिंग देखी गई है। नंबर 14 है जिसके अंदर ग्रेडिएशन कर्व हमने ड्रॉ किया है फाइन एग्रीगेट का। एक्स एक्सिस पे हमने सीव साइज लिया है mm में। वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव परसेंटेज ली है पासिंग की। ये प्रैक्टिकल नंबर 1 का जो है ग्राफ ड्रॉ किया गया है जिसमें फाइनेस मॉडुलस पता किया गया है। स्लाइड नंबर 15 है जिसके अंदर राइट साइड पे बहुत सारी सीव्स जो हैंगी उनको दिखाया है। ये कोर्स एग्रीगेट की सीव्स हैं जिसके अंदर बआसानी हम देख सकते हैं कि इसमें बहुत बड़े साइज़ की सीव्स हैं। सीव नंबर 3 हमें आसानी से देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एक सीव का जो ब्लॉक है इसकी एक साइड जो है वो 3 इंचेस की है। फिर इससे छोटी सीव जो है वो 2 इंच की है, यानी कि एक ब्लॉक जो है उसकी एक साइड जो है 2 इंच की। फिर 1 इंच की है, 1.5 की, यानी कि इसके एक साइड जो है एक ब्लॉक की वो 1.5 है। फिर 1 इंच की सीव है। फिर इसी तरह से ग्रेजुअली ये कोर्स एग्रीगेट की सीव्स हैं जिसके अंदर 0.75 इंचेस है, फिर 0.5 इंचेस है, फिर 0.37, फिर 0.2 और फिर एंड में पैन है। स्लाइड नंबर 16 है जिसमें 2 kg के एक सैंपल को हमने लिया है और सीव्स का एक सेट लिया जिसके अंदर 3, 2, 1 और इस तरह ग्रेजुअली पॉइंट एंड में है 2, 5 और फिर पैन है। फिर सैंपल को जो है 3 इंच की सीव्स के ऊपर रख दिया, फिर एक वाइब्रेटर पे रख के इसको वाइब्रेट किया। फिर वाइब्रेटर ऑफ करने के बाद जो है उसके सैंपल्स को वेट कर लिया है कॉलम नंबर 2। फिर कॉलम नंबर 3 में क्यूमुलेट किया है जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं प्रॉपर वैल्यूज़ को। फिर क्यूमुलेट होने वाले वेट की जो है ना फिर परसेंटेज निकाल ली है। फिर सबसे लास्ट कॉलम के अंदर जो है क्यूमुलेटिव परसेंटेज पासिंग जो है वो हमने निकाल ली है। अच्छा, कॉलम नंबर 3 के अंदर देखिए जो पैन के सबसे एंड के अंदर जो हमारे पास मटेरियल हमारे पास क्यूमुलेट करने के बाद आया है वो 19.89 है, जबकि हमने 2000 का सैंपल लिया था। ये वेट लॉस जो है वो डस्ट है जो कि वाइब्रेटर के अंदर वाइब्रेट करते वक्त हट गई है। अगर सैंपल की हमने परफेक्ट वैल्यू 2000 लेनी है तो इसको पहले वॉश करके फिर एक दिन के लिए जो है हम ओवन में रख के ओवन ड्राई करेंगे, फिर उस सैंपल को जो है हम सीव करेंगे, तभी हमारी परसेंटेज जो है वो परफेक्ट आएगी। स्लाइड नंबर 17 है, इसके अंदर एक ग्राफ को ड्रॉ करके बताया है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे फाइन एग्रीगेट के लिए ग्राफ को हमने ड्रॉ किया था, इसी तरीके से हम कोर्स एग्रीगेट के लिए ड्रॉ करेंगे। ये बिल्कुल सिमिलर उन वैल्यूज़ का ग्राफ नहीं है जो कि ऊपर गिवन है, लेकिन बस इसमें ये बताया है कि इस तरीके से एक ग्राफ को ड्रॉ किया जाएगा। स्लाइड नंबर 18 के अंदर डेंसिटीज़, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट की डेंसिटीज़ को लैब में चेक किया जाएगा। नंबर 19 के अंदर डेंसिटी से रिलेटेड 2 डायग्राम्स दिखाई गई हैं। लेफ़्ट वाली डायग्राम में येलो कलर के देखिए पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर जो है स्क्वायर के अंदर लेफ़्ट वाले में दूर दूर हैं, फिर उसके बाद करीब हैं, और राइट वाले डायग्राम के अंदर ये येलो वाले पार्टिकल्स बहुत करीब करीब हैं। पार्टिकल्स के बिटवीन गैप जो है ये डेंसिटी को शो कर रहा है। लेफ़्ट वाले की डेंसिटी बहुत कम है, राइट वाले की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ये दोनों वैल्यूज़ जो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। अगर डेंसिटी ज़्यादा होती है तो पार्टिकल्स करीब करीब होते हैं, डिस्टेंस कम होता है, और डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो डेंसिटी कम होती है।
राइट वाले डायग्राम के अंदर भी इसी तरीके से है कि ऑरेंज कलर के बिल्कुल राइट वाले ब्लॉक के अंदर बहुत ज़्यादा डेंसिटी इंक्रीज़ हुई हुई है और पार्टिकल के बिटवीन गैप कम है, फिर गैप थोड़ा सा है, और फिर राइट वाले लेफ़्ट वाली साइड की जो ये ऑरेंज डायग्राम है इसके अंदर काफ़ी डिस्टेंस है। इस डायग्राम को समझने के लिए हम सुबह के वक्त चाय पीने के देख सकते हैं कि जब हम चाय के अंदर जो है शुगर को मिलाते हैं तो बेसिकली हम उसकी डेंसिटी को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। शुगर पार्टिकल्स जो हैं चाय के जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं उनके बिटवीन आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स के, इस तरीके से चाय की डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाए। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम ये वाली ऑरेंज वाली डायग्राम को देखते हैं तो इसके अंदर देखते हैं कि जब बड़े पार्टिकल्स के दरमियान हमने छोटे पार्टिकल्स को ऐड किया तो उन्होंने उस गैप को फिल कर दिया, फिर उससे और छोटे पार्टिकल्स को मिलाया तो इस तरीके से ये गैप और कम हो गया। इसके ऊपर देखिए डायग्राम के ऊपर जो है पार्टिकल्स के साइजेस दिए हुए हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कंक्रीट बनाते वक्त हम कोर्स एग्रीगेट के साथ जब फाइन एग्रीगेट को ऐड करते हैं तो उसकी डेंसिटी को बेसिकली इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, जब सीमेंट को ऐड करते हैं तो और ज़्यादा इंक्रीज़ करके एक सॉलिड फॉर्म में एक मटेरियल को रेडी करते हैं। ये स्लाइड नंबर 20 है। इसके अंदर मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स को दिखाया है जो कि डेंसिटी के लिए हम यूज़ करेंगे। पहले तो एक सिलेंडर है, उसके अंदर फाइन एग्रीगेट फिल हुआ है, फिर उसके साथ डिजिटल बैलेंस है, एक टैंपिंग रॉड है, और फिर कुछ इसके साथ मुख्तलिफ साइज़ के सिलेंडर्स हैं। पहले हम एक सॉइल का जो है वो ले लेंगे, सैंपल लेंगे फाइन एग्रीगेट का, उसको सीव नंबर 4 से पास, फिर एक ऐसा सिलेंडर लेंगे जिसका डायमीटर और हाइट हमको पता होगी, हम इसका वॉल्यूम पता कर सकते हो। फिर 3 लेयर्स के अंदर जो है फाइन एग्रीगेट को फिल करेंगे, हर लेयर को 25 टाइम्स जो है टैंपिंग रॉड से कॉम्पैक्ट करेंगे। सबसे पहले एम्प्टी सिलेंडर का वेट कर लेंगे, फिर जब सॉइल को कॉम्पैक्ट करके फिल कर लेंगे फिर उसके साथ हम एक वेट लेंगे। स्लाइड में कुछ कैलकुलेशन है जिसके अंदर हमने फाइन एग्रीगेट की डेंसिटी को पता किया है। सबसे पहले तो हमने वॉल्यूम लिया उस सिलेंडर का जिसके अंदर के हमने सॉइल को फिल करना था, फिर उसका डायमीटर, हाइट, फिर वॉल्यूम निकाला। मैस ऑफ फाइन एग्रीगेट के लिया, एम्प्टी मोल्ड का हमने पहले वेट किया, फिर सॉइल के साथ फिल करके उसका वेट लिया, फिर एम्प्टी मोल्ड का उसमें से माइनस कर दिया। इस तरीके से हमारा एग्रीगेट का वेट आ गया। फिर मास अपॉन वॉल्यूम करके इसकी डेंसिटी पता कर ली। इस स्लाइड के अंदर हमने देखें डेंसिटी हमने निकाली है मास अपॉन वॉल्यूम करके। इसके अंदर देखिए डेंसिटी जो है केजी पर मीटर क्यूब में आई है। अच्छा देखिए डिस्टेंस हम जब मेजर करते हैं तो हम किलोमीटर में करते हैं, जब हम किसी प्लॉट को मेजर करते हैं तो स्क्वायर एरिया में करते हैं, लेकिन जब हम किसी वॉल्यूम को पता करते हैं तो क्यूबिक फीट या क्यूबिक मीटर में करते हैं। इस स्लाइड के अंदर हम कोर्स एग्रीगेट की डेंसिटी को पता करेंगे। फिर इसी तरीके से एक सिलेंडर लेंगे जिसका हमें वॉल्यूम पता हो, उसके डायमीटर, उसकी हाइट पता हो, एक टैंपिंग रॉड हमें चाहिए होगी, फिर इसी तरीके से डिजिटल बैलेंस चाहिए होगा जिसके अंदर हम एग्रीगेट का वेट करेंगे। पहले एम्प्टी सिलेंडर का वेट करेंगे, फिर एग्रीगेट के साथ 3 लेयर्स के अंदर 25 टाइम टैंपिंग करने के बाद उसका जो है वेट लेंगे। अच्छा डेंसिटी पता करने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम एक सिलेंडर ही लें, हम किसी क्यूब को भी ले सकते हैं जिसकी मेजरमेंट हमें पता हो। हम किसी कोन को भी ले सकते हैं, जैसे स्लम टेस्ट की कोन होती है उसको भी हम लेके मेजर कर सकते हैं उसके अंदर। इस स्लाइड के अंदर हमने कोर्स एग्रीगेट की डेंसिटी को पता किया है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने फाइन एग्रीगेट की डेंसिटी को पता किया था। पहले हमने वॉल्यूम निकाला है सिलेंडर का, उसका डायमीटर लिया, उसकी हाइट ली, फिर उसका वॉल्यूम पता कर लिया, फिर मैस लिया है कोर्स एग्रीगेट का। पहले एम्प्टी मोल्ड का हमने वेट लिया, फिर उसको हमने एग्रीगेट के साथ फिल करके लिया, फिर उसके बाद उसके अंदर से टोटल वेट में से जो है मोल्ड का वेट माइनस कर दिया। इस तरीके से हमारा एग्रीगेट का वेट आ गया। फिर हमने मैस अपन वॉल्यूम करके इसकी डेंसिटी को पता किया। स्लाइड नंबर 25 है जिसके अंदर मैस अपन वॉल्यूम करके हमने डेंसिटी पता की है। फिर इसी तरीके से ये केजी पर मीटर क्यूब के अंदर आएगी। ये स्लाइड नंबर 26 है जिसके अंदर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट करेंगे। ये प्रैक्टिकल्स हम इसमें करेंगे। एब्जॉर्प्शन पता करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमें एग्रीगेट का सैंपल चाहिए जिसको हम अच्छी तरीके से वॉश करके सरफेस ड्राई कर लेंगे और फिर ओवन ड्राई भी कर लेंगे। फिर इस सैंपल से हम 1 kg का एक सैंपल लेंगे, उसको 24 आवर्स जो है हम पानी के अंदर रख देंगे। इसके पोर्स के अंदर पानी चला जाएगा, फिर इसको पानी से निकाल के सरफेस ड्राई करेंगे और फिर उसका वेट कर लेंगे। फिर दूसरे वेट में से पहले वेट को माइनस कर देंगे। इस तरीके से वाटर जो एब्जॉर्ब किया उसका वेट आ जाएगा। नंबर 28 के अंदर दोनों डेफिनेशंस लिखी गई हैं, एब्जॉर्प्शन की और बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी की। इसके अंदर यह है कि इंक्रीज इन मास ड्यू टू द वाटर इन पोर्स ऑफ द मटीरियल। बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए ये है, इसके लिए ये कि इट इज़ अ रेशियो बिटवीन एयर वेट ऑफ इन एयर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट।
स्लाइड नंबर 29 के अंदर जो है कैलकुलेशंस छोटी सी हैं जिसके अंदर हमने एब्जॉर्प्शन को कैलकुलेट किया है। स्लाइड नंबर 30 के अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट की, इसके अंदर हमने एक पेनोमीटर को लिया, एक सैंपल को लिया और वाटर लिया। पहले पेनोमीटर का वेट किया, फिर वाटर के साथ फिल करके बॉटल को, फिर हमने उसका वेट लिया। इस तरीके से 2 वेट आ। तीसरा वेट हमने इस तरीके से किया कि बॉटल को थोड़ा सा जो है वो फाइन एग्रीगेट के साथ फिल किया। और चौथे वेट के लिए हमने ये किया कि उसके साथ पानी को ऐड करके फिर इस तरीके से तीनों का वेट लिया। फिर इन चारों वेट को हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया। इस तरीके से हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी पता की। स्लाइड में हम लोग ब्रिक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे। ब्रिक्स जो हैं वो 3 क्लासेस होती हैं। फर्स्ट क्लास है, सेकेंड क्लास है और थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स जो होती हैं वो सबसे बेस्ट होती हैं, उनकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है और वो बहुत अच्छी तरीके से बनी हुई थी अच्छे मटेरियल के अंदर, जिसमें किले और सिलिका शामिल हैं। इनका कलर जो होता है वो होमोजीनियस होता है, जिसमें रेड कलर है, ब्राउन है। शेप और साइज़ जो है वो रेगुलर होना चाहिए, उसके कॉर्नर्स नहीं टूटे होने चाहिए किसी तरफ से। उसकी पोरोसिटी जो है यानी कि एब्जॉर्प्शन जो है वो कितना पानी को एब्जॉर्ब करती है 20% उसके वेट से कम होना चाहिए। क्रैक्स नहीं होने चाहिए और उसकी स्ट्रेंथ जो है 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए। इस किस्म की ब्रिक्स जो है लोड बेरिंग वॉल्स के अंदर यूज़ होती हैं। फिर सेकंड क्लास जो है ब्रिक्स हैंगी, इस किस्म की जो ब्रिक्स हैंगी वो इंटरनल वॉल्स के अंदर यूज़ होती हैं। इनकी क्वालिटी जो है वो लेस देन फर्स्ट क्लास ब्रिक्स हैं। ये स्लाइटली ओवरबर्न हुई होती हैं। इसका शेप और साइज़ जो होता है वो थोड़े थोड़े कॉर्नर्स इसके झड़े हुए होते हैं और इसका वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो 22% जो है वो है। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तकरीबन कुछ यूनिफॉर्म कलर है। फिर थर्ड क्लास ब्रिक्स हैं। ये उमन टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर्स में यूज़ होती हैं। इनका कलर जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, शेप जो हैगी वो भी इतनी सही नहीं होती और साइज़ भी जो है वो भी सही नहीं होता। शेप जो है जगह जगह से झड़े हुए होते हैं इनके कॉर्नर्स और इनका वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो 25% इनके अपने ओन वेट के हिसाब से। क्रशिंग वैल्यू जो है इसकी 30 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर ब्रिक्स का एब्जॉर्प्शन है। इसके लिए क्या करेंगे, ब्रिक को 2 हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर देंगे, उसको कपड़े से झाड़ के उसका वेट कर लेंगे अलग अलग और फिर इसको जो है पानी के एक बर्तन में भिगो देंगे। फिर 24 घंटे तक हम इस बर्तन के अंदर इसको भिगोए रखेंगे। फिर दूसरे दिन हम इसी तरीके से उसको निकालेंगे, टॉवल के साथ इसका सरफेस ड्राई करेंगे और फिर इसका वेट कर लेंगे। फिर नए वेट के अंदर से पुराने वेट को माइनस करेंगे तो पानी का वेट आ जाएगा, वो पानी जो कि ब्रिक ने एब्जॉर्ब किया था। यानी कि पहला वाला जो हमारा ड्राई वेट था वो W1 था, दूसरा वाला हमारा ड्राई जो एब्जॉर्प्शन के बाद था वो W2 था। तो W2 में से W1 को माइनस करके W1 से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से इसी परसेंटेज निकल आएगी। कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता करने के लिए उसी तरीके से जैसे हम ब्लॉक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को पता करते हैं, CTM पे रख के इसको जो है प्रेशर देंगे और इस तरीके से जब ये ब्रेक कर जाएगी तो उसकी वो रीडिंग ले लेंगे। उससे पहले हम 1:1 का जो है ना एक रेशो से हम एक मोटार तैयार करेंगे। मोटार को जो है ब्रिक के दोनों तरफ जो है अच्छी तरीके से जो है पेस्टिंग कर देंगे ताकि ये स्मूथ सरफेस हो जाए। फिर हम ड्राई करके एक दिन, फिर दूसरे दिन हम इसको पानी में एक दिन के लिए भिगो देंगे। फिर पानी से निकालने के बाद फिर हम इसको सरफेस ड्राई करेंगे और उसके बाद CTM पे रख के इसको हम इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक कर लेंगे। इस तरीके से हम किसी भी ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करेंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ लाइट वेट एग्रीगेट। लाइट वेट एग्रीगेट से मतलब ये है कि 1:6 का एक रेशो है जिसको हम मोटार भी कहते हैं। ये मोटार जो है बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है। सरफेसिंग के लिए, जहाँ के प्लास्टर के लिए बहुत ज़्यादा जो है मोटार हम यूज़ करते हैं। ब्लॉक्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए हम ये मोटार को यूज़ करते हैं। बेसिकली हम इसकी एक ब्लॉक बनाएंगे 6x6 का और फिर इसकी स्ट्रेंथ को हम चेक करेंगे कि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी आती है। पहले हम वॉल्यूम निकाल लेंगे 6x6 के क्यूब का, फिर उसके बाद जो है एरिया निकालेंगे जिस एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे हम। फिर उसकी डेंसिटी को पता करेंगे। फिर उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ होगा उसकी क्वांटिटी को पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि कंक्रीट की जो डेंसिटी एक एवरेज होता है 144 से लेके 150 तक का, उसके साथ वॉल्यूम और डेंसिटी को अगर हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो इस तरीके से मैथ्स हमारा पता चल जाएगा। फिर पैन वगैरह में जब हम उसको पेस्ट बनाएंगे तो बहुत सारा मटेरियल कुछ ना कुछ पैन में भी लगा रह जाएगा, इस तरीके से उसे वेस्टेज कहते हैं। उसको 10% इसमें और ऐड करेंगे। फिर इस तरीके से हम टोटल वेट निकाल लेंगे और फिर सीमेंट का जो है परसेंटेज निकाल के 1/7 से
कि इसमें 1:6 का रेशो है, तो टोटल हमारा 7 हुआ, 1 डिवाइड बाई 7 करके। और इस तरीके से हम सीमेंट का वेट निकाल लेंगे, फिर सैंड का निकालेंगे, फिर वाटर सीमेंट रेशो को जो है वो निकालेंगे 0.38 के रेशो से, और फिर इस तरीके से हम एक ब्लॉक पर तैयार कर लेंगे। फिर इसको 24 आवर्स जो है ना ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे। फिर मोल्ड से निकाल के इसको पानी में जो है वो 7 डेज़ रखेंगे, फिर 7 डेज़, फिर 14 डेज़ और फिर 28 डेज़ पे इसको चेक करेंगे। इस तरीके के हम 3 ब्लॉक्स बनाएंगे। जब हम इसका पेस्ट बना लेंगे एक, तो उसको जब हम मोल्ड के अंदर फिल कर रहे होंगे तो उसको 3 लेयर्स में करेंगे, और हर लेयर को 25 टाइम जो है टैम्पिंग करेंगे उसकी रॉड से। स्लाइड नंबर 36 है, इसके अंदर ये दिखाया है कि किस तरीके से ब्लॉक्स को जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है। मोल्ड्स जो हैं आयरन मोल्ड्स मौजूद होते हैं, जो मुख्तलिफ साइज़ के हैं, 6x6 के हैं और 4x4 के हैं, 2x2 के हैं। तो हमने 6x6 का मोल्ड लिया है जो स्टैंडर्ड होता है, और इसको जो है ना ग्रीसिंग करती है इसके अंदर, ताकि इजीली जो है ना मोल्ड को रिमूव किया जाए। स्लाइड नंबर 37 है, जिसके अंदर जो है ब्लॉक की टेस्टिंग दिखाई है। CTM के ऊपर जो है वो ब्लॉक को रख के, और हमने इस तरीके से इसको ब्रेक करके देखा है, और इस तरीके से इसकी स्ट्रेंथ को पता किया। रेजिस्टेंस ऑफ टाइल, इससे मतलब ये है कि जब कोई भी चीज़ आके टाइल से टकराती है तो उसके इम्पैक्ट को कितना रेजिस्ट करता है। फ्लोर की इम्पैक्ट रेजिस्टेंस अलग होती है टाइल्स की, और वो वॉल के टाइल्स की इम्पैक्ट रेजिस्टेंस अलग होती है। इम्पैक्ट रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो मार्केट में मौजूद हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं कि जिनके अंदर जो है एक छोटी सी एक रॉड लगी हुई होती है, और फ्लोर के पैरेलल जो है टाइल को रख दिया जाता है, और उसके ऊपर से वेट को रिलीज़ करते हैं और मुख्तलिफ डिस्टेंस पे उसको लेते जाते हैं, और देखते हैं कि कहाँ पे जाके वो ब्रेक हो जाता है। वो इसकी इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होती है। इसी तरीके से एक बॉल वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें एक बॉल जो है वो लगी होती है पैरेलल टू फ्लोर के। हम टाइल को रख देते हैं और फिर बॉल को उसके ऊपर फेंक के देखते हैं मुख्तलिफ डिस्टेंस से, और फिर जहाँ पे वो ब्रेक हो जाता है उसकी इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होती है। स्लाइड नंबर 39 है, जिसके अंदर एक इम्पैक्ट टेस्टर दिखाया गया है, जिसमें एक बॉल है कि जिसके बॉल को रिलीज़ करके जो है इससे इम्पैक्ट वैल्यू पता की जाती है। फ्लोर के पैरेलल जो है टाइल को रख देते हैं, और फिर मुख्तलिफ डिस्टेंस से जो है इस बॉल को रिलीज़ किया जाता है। बॉल का वेट जो है 510 ग्राम से तकरीबन ½ kg के बराबर। सबसे पहली रीडिंग जो 20 सेंटीमीटर पे ली जाती है। फिर जिस रीडिंग के ऊपर जो है वो टाइल ब्रेक हो जाता है उस रीडिंग को ले लिया जाता है। स्लाइड नंबर 40 है, जिसके अंदर हम लाइम से रिलेटेड सारे टेस्ट करेंगे। साउंडनेस टेस्टिंग ऑफ लाइम है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ लाइम है, केमिकल टेस्टिंग ऑफ लाइम है, विजुअल टेस्टिंग ऑफ लाइम है, हाइड्रोलिक एसिड टेस्टिंग ऑफ लाइम है, हीट टेस्टिंग ऑफ लाइम है, और बॉल। स्लाइड नंबर 41 है, जिसके अंदर हम साउंडनेस ऑफ स्लाइम पता करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से साउंडनेस ऑफ सीमेंट पता करते हैं। इसके लिए हम ली चैटलियर एपरेटस को यूज़ करेंगे। ली चैटलियर एपरेटस जो है इसके डायमीटर, इसके मोल्ड का डायमीटर जो है वो 30 mm है, और हाइट भी 30 mm है, और इसके इंडिकेटर की लेंथ जो है वो सेंटर ऑफ द मोल्ड से लेके एंड ऑफ द इंडिकेटर तक जो है वो 165 mm है। थिकनेस ऑफ द मोल्ड 0.5 mm है, और जो बिटवीन गैप दिया हुआ है ये भी 0.5 mm है। साउंडनेस से मतलब ये होता है कि जब कभी भी कोई चीज़ को, जब भी हम लाइम या सीमेंट को जो है पेस्ट बना के और सॉलिडिफाइड करने के लिए रख देते हैं, तो क्या उसके वॉल्यूम में, सॉलिड होने के बाद क्या वॉल्यूम में कोई चेंज आता है? अगर चेंज आता है तो उसके अंदर क्रैकिंग हो जाती है, जिसको हम साउंडनेस कहते हैं। इसके लिए 3:12 का एक पेस्ट तैयार करेंगे, जिसमें वन जो है वो सीमेंट होगा, 3 जो है हमारा वो लाइम होगा, और 12 जो है हमारा सैंड होगा। हाइड्रोलिक लाइम यूज़ करेंगे। फिर एक गिलास के ऊपर जो है ली चैटलियर एपरेटस को रखेंगे, फिर इसको इस पेस्ट से जो है फिल करने के बाद ऊपर से गिलास से ढक देंगे। फिर एक वेट रख के इसको 1 घंटे तक इसी तरह रख देंगे। फिर 1 घंटे बाद इसको हटा के ग्लास को फिर 48 आवर्स जो है डैम्प एयर में रखेंगे। फिर वहाँ से रिलीज़ करने के बाद 3 आवर्स जो है इसको खुली हवा में रखेंगे। इंडिकेटर की रीडिंग को नोट करेंगे। ये रीडिंग हम उस वक्त भी लेंगे जब 50 आवर्स पहले, हम इससे 52 आवर्स पहले जब हमने ली चैटलियर को फिल किया था। ली चैटलियर की रीडिंग जो है वो नॉट मोर देन 10 mm होनी चाहिए। नंबर 42 है, जिसके अंदर हम ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ ऑफ लाइम या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ लाइम पता करेंगे। इसके लिए हम 1:3 के रेशो से एक ब्लॉक को तैयार करेंगे, पेस्ट को, जिसके अंदर 1 लाइम होगा और 3 जो है सैंड होगी। फिर इसके अंदर 60% पहले लाइम लेंगे, उसमें 60% वाटर को ऐड करके एक पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद इसके अंदर सैंड को ऐड करके पेस्ट बनाएंगे। फिर मोल्ड के अंदर इसको फिल कर देंगे।
मोल्ड का साइज़ होगा 25 mm इंटू 25 mm इंटू 10 mm। मोल्ड में लाइम मोटार को फिल करने के बाद इसको 3 डेज़ 90 ह्यूमिडिटी में रखेंगे, जिसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड होगा सेल्सियस। फिर 4 डेज़ जो है वो खुली हवा में रखेंगे। फिर 7 डेज़ के लिए इसको वाटर बाथ देंगे। फिर इस तरह 14 डेज़ हो जाएंगे। फिर 14 डेज़ के बाद इसको पानी से निकालेंगे और उसको एक टॉवल से साफ़ कर लेंगे, जिसको हम सरफेस ड्राई कहते हैं। फिर 150 न्यूटन पर मिनट्स के हिसाब से इस पे लोड अप्लाई करेंगे। इसको एक CTM पे रख देंगे और CTM पे जो है इसको लोड को अप्लाई किया जाएगा। फिर जिस वक्त ये ब्रेक कर जाएगा उस स्ट्रेंथ को हम नोट कर लेंगे। नंबर 43 है, जिसमें विजुअल टेस्टिंग ऑफ लाइम की गई है। इसके अंदर 3 सैम्पल्स ऑफ लाइम लिए गए हैं। पहला सैंपल जो है बिल्कुल प्योर वाइट है, जिसको हम फैट लाइम कहते हैं। दूसरा सैंपल जो है वो डर्टी वाइट है, जिसको ड्यू टू इम्प्योरिटीज़ ये डर्टी वाइट नज़र आएगा। तीसरा सैंपल जो है इसके अंदर लम्स नज़र आएंगे, इसको हम क्विक लाइम कहते हैं। ये अनबर्न लाइम कहलाता है। नंबर 44 है, जिसमें केमिकल टेस्टिंग ऑफ लाइम की गई है। इसमें सीमेंटेशन वैल्यू एंड हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइम पता किया गया है। एक फार्मूला है जिसमें CVOL है, जिसमें 28A प्लस 1.1B प्लस 0.7C डिवाइड बाई D प्लस 1.4E है, जिसमें A जो है वो सिलिका कंटेंट है, B जो है एल्युमिनिया कंटेंट है, C जो है फेरस ऑक्साइड कंटेंट है, D जो है लाइम कंटेंट है और E जो है वो मैग्नीशियम कंटेंट है, मैग्नीशियम कंटेंट। नंबर 45 है, जिसके अंदर केमिकल टेस्टिंग ऑफ लाइम की गई है। हाइड्रोलिक टेस्टिंग कहते हैं इसे। एक इसके अंदर हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, इसके अंदर हाफ टेस्ट ट्यूब जो है फुल कर लिया हमने वाटर से। फिर उसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो हमने लाइम ऐड किया। फिर इसको 24 आवर्स के लिए छोड़ दिया। फिर इसके कलर को हम चेक करते हैं। अगर इसका कलर जो है बिल्कुल मिल्की वाइट होता है तो ये परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को शो करता है। और अगर इसकी बेस में कुछ क्वांटिटीज़ रह जाती है, अगर क्वांटिटी जो है लाइम की, तो इसका मतलब है ये इसके अंदर ये इम्प्योरिटीज़ आएंगी। और अगर थिक जेल बन जाता है, इसका मतलब है हाइड्रोलिक लाइम है। स्लाइड नंबर 46 है, जिसके अंदर हम हीट टेस्ट ऑफ लाइम करेंगे। इसमें हम एक लाइम स्टोन को लेंगे, जिसको 2-3 घंटे के लिए जो है गर्म करेंगे। फिर उसको जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसका वेट करेंगे। गर्म करने से पहले भी एक वेट करेंगे। पहले वेट में से दूसरे वेट को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि इसमें से रिलीज़ कर गई है। और बच जाने वाले मटेरियल जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड है। बिल्कुल इसी तरीके का एक सिमिलर प्रोसेस जो है वो कमर्शियल यूज़ में किया जाता है, जिसमें इंडस्ट्री के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को 550 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है। 550 डिग्री से लेके 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक सेल्सियस तक। फिर जब इस प्रोसेस को जो है कैल्सिनेशन कहते हैं, और इसके अंदर जो चीज़ रिलीज़ होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और जो बच जाने वाली चीज़ होती है कैल्शियम ऑक्साइड होती है, जिसको हम क्विक लाइम कहते हैं। क्विक लाइम के साथ जब वाटर को ऐड किया जाता है, एक और केमिकल प्रोसेस होता है, जिसके बाद जो है हाइड्रोलिक लाइम बनता है, या स्लैग लाइम कहते हैं उसे। ये स्लाइड नंबर 47 है, जिसके अंदर बॉल टेस्टिंग ऑफ लाइम की गई है। इसमें लाइम के अंदर पानी को ऐड करके एक थिक पेस्ट बना लेते हैं और फिर उससे एक बॉल को बनाते हैं और हाथ से बनाते हैं, और उसका डायमीटर जो है वो 40 mm होता है। फिर इसको तकरीबन 6 आवर्स के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं ड्राई होने के बाद। फिर जब वो ड्राई हो जाता है तो उसको पानी में थोड़ी देर के लिए एकदम डिप करते हैं 1 मिनट के लिए। फिर उसको बाहर निकाल के देखते हैं क्या इसमें क्रैकिंग हुई है। अगर इसमें क्रैकिंग हो जाती है तो इसका मतलब है ये C क्लास का लाइम है, और अगर क्रैकिंग नहीं होती तो फिर ये B या A क्लास का लाइम है। ये आखिरी स्लाइड है। इसमें मेरी बहुत सारी दुआ है कि अल्लाह मियाँ आप लोगों को और हम सबको अपने वालिदैन की इताअत करने की तौफीक अता फ़रमाए, रोज़ा क़यामत हमें दायत वालों में शुमार करे और हमको नेकी का काम अंजाम देने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।